Good morning. Today we are starting with financial reporting for new syllabus, and today we are going to discuss what the syllabus institute has given for the same and what is expected from us कि हमारे को कैसा financial reporting का तैयारी करना होगा and जो syllabus है that all these things we are going to discuss today. Now this financial reporting was there in the old syllabus also. Old syllabus में भी financial reporting था and उसके comparison में जो financial reporting we are having right now, the syllabus, if you see otherwise कि point wise the syllabus is almost same, but मतलब जो chapters हैं वो almost same है, वही amalgamation है, अमलगमेशन की जगह बिजनेस कॉम्बिनेशन है, कंसोलिडेशन है, इंडेस है एंड सम स्मॉल टॉपिक्स आर देयर. दे हैव रिमूव्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स. सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स उन्होंने यहाँ से निकाल दिया है एंड दे हैव केप्ट द सेम इन IPCA इंटर ग्रुप 2. अब अदरवाइज इफ वी सी तो सिलेबस कम हुआ है बिकॉज यहाँ से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स को हटा दिया गया है. बट द फैक्ट इज कि इंडेस इटसेल्फ इज वेरी वास्ट एंड उसकी वजह से जो टोटल सिलेबस है दैट इज एक्सटेंडेड. नाउ अब एक काम करते हैं, हम इसको मॉड्यूल वाइज जो इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस दिया है दैट वी डिस्कस. नाउ जो हमारा यहाँ पे मॉड्यूल 1 है that is application of accounting standards and इसमें कुछ accounting standard लोग इंडेस हैं, इसके साथ में उन्होंने फाइनल पे कुछ accounting standards रखे हैं. इनके corresponding इंडेस भी हैं हमारे सिलेबस में and I don't know why they have kept these things here and but क्योंकि इंडेस पढ़ेंगे like employee benefit AS15, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंडेस भी है हमारे सिलेबस में. तो अब डबल से वो पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है. तो जब हम इंडेस पढ़ेंगे उसके साथ में ही ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हम पढ़ के लेंगे. इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग AS25, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. रिमेंबर उन्होंने हमारे पास में हमारे सिलेबस में यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS21 रखा है, बट जो हमारा कंसोलिडेशन है वो हमारे को इंड AS 110 के हिसाब से ही करना है. बिकॉज वी आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू द AS21 एंड आई डोंट नो व्हाई दे हैव केप्ट दिस AS21 हियर व्हेन ऑलरेडी दे हैव शिफ्टेड द बेसिक कंसोलिडेशन टू CA इंटर ग्रुप 2. They have transferred it to CA Inter Group 2, that consolidated financial statement there is we are having there also. अब यहाँ पे so ये जो accounting standards जो हमारे ये जो accounting standards हैं ये हमारे CA Inter में नहीं है एंड जो उन्होंने CA इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको छोड़ के बाकी जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इन CA इंटर, इधर ग्रुप 1 और ग्रुप 2. तो हमारे पास में यहाँ पे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं? एक है AS15, दूसरा है AS25 दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, AS21 consolidated financial statement, then 23 that is accounting for investment in associates. इन सब के corresponding इंडेस हम पढ़ने वाले हैं. then financial reporting for interest in joint venture. so ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंडेस हमारे सिलेबस में हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारे को जो प्रैक्टिकल टॉपिक कंसोलिडेशन का करना है वो AS21 के अकॉर्डिंग नहीं करना है, जॉइंट वेंचर AS27 के हिसाब से नहीं करना है, एसोसिएट्स AS23 के हिसाब से नहीं करना है. ये सब हम इंडेस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे. सो आई डोंट नो व्हाट वाज द नीड ऑफ कीपिंग दीज accounting standards
in the syllabus for the final. And in my opinion, because they have kept consolidated financial statement in CA Intergroup 2 also, they should have kept that AS 21 there itself. And other accounting standards also, they could have kept in all these things, they should have kept in the CA Inter itself. But institute thought that the students will not be able to understand AS 21, but they can do consolidation. Because the consolidation chapter is kept in the syllabus of CA Intergroup 2, but AS 21 is kept in final. So how the student will be doing the consolidation without AS 21? And if he can't understand AS 21, then how he will be doing the consolidation? But let it be. These things are here, but हमें जो पढ़ना है वो Ind AS के हिसाब से ही पढ़ेंगे. तो जहाँ पे Ind AS जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो उसके साथ में मैं ये corresponding AS भी पढ़ाऊँगा. But separately I am not going to take these accounting standards. Then अब इसी मॉड्यूल 1 में गाइडेंस नोट्स, कुछ गाइडेंस नोट्स हैं जिनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या Ind AS नहीं है. एंड कुछ जगह पे उन्होंने क्या किया है कि गाइडेंस नोट्स आर बेसिकली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गाइडेंस नोट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हेनेवर फ्रॉम विच एवर डेट दे आर एप्लीकेबल टू वट एवर एंटिटी दे आर एप्लीकेबल, उनके लिए इट इज अ फोर्स, दे हैव टू फॉलो इट. ठीक है. गाइडेंस नोट इज फॉर द गाइडेंस ओनली, वो सिर्फ गाइडेंस देने के लिए ही गाइडेंस नोट रखे गए हैं. उनको अगर हमने फॉलो नहीं किया, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इफ द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट Ind AS और उसने वो Ind AS या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं किया, देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू qualify the report, audit report, or to mention that these accounting standards were not followed. But the same force is not there for the guidance note. So many times what happens that the institute issues guidance notes, then later on what they do, उसके बाद में वो क्या करते हैं कि उन गाइडेंस नोट्स को या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देते हैं या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. एंड वंस एक बार गाइडेंस नोट का अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया तो फिर अकाउंटिंग दैट गाइडेंस नोट इज डीम्ड विथड्रॉन और उसकी जगह पे फिर हमारा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा. नाउ अब इसमें गाइडेंस नोट एंड ऑन मेजरमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज पर AS 25. AS 25 क्या था? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब जब हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब वी आर प्रेजेंटिंग क्वार्टरली, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स. इंटरिम पीरियड इज द पीरियड लेस देन द फुल फाइनेंशियल ईयर. पूरा ईयर नहीं है, सिर्फ उसका एक पार्ट है. या तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर हाफ ईयरली रिपोर्टिंग कर रहे हैं. एंड फॉर द लिस्टेड कंपनीज, द कंपनीज विच आर लिस्टेड एट स्टॉक एक्सचेंज, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट. AS 25 अपने आप में ये नहीं बताता है कि किस कंपनी को, किस एंटिटी को इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है, बट ये बताता है कि जो एंटिटी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रही है उसको किस तरीके से, किस फॉर्मेट में वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है. तो जब हम यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, ऑब्वियसली अगर हम AS 22 अगर हमने पढ़ा होगा तो हमें मालूम है कि हमारे को टैक्स एक्सपेंस प्रोवाइड करने हैं कहाँ पे, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. तो हमारे को टैक्स एक्सपेंस दिखाने हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाना है एंड बैलेंस शीट में भी उसको करंट लायबिलिटीज में शो करना है. तो अब जब मैं इंटरिम पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, देन मेरे को वहां पे भी टैक्स एक्सपेंस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. एंड जब हम टैक्स एक्सपेंस की कैलकुलेशन करेंगे तो वो जो टैक्स एक्सपेंस की कैलकुलेशन कैसे करी जानी चाहिए, दैट इज गिवन इन
दिस गाइडेंस नोट. इज दिस क्लियर? तो ये हमारे को पढ़ना है. देन आफ्टर दिस गाइडेंस नोट ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS25 टू इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स. एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों को जब ये AS25 आया कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में लॉट ऑफ पीपल वर हैविंग क्वेरीज, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट्स इशू करे हैं. एंड देन आफ्टर दिस गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग ऑन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन फॉर एंटिटीज होम इंड AS इज एप्लीकेबल. अब यहाँ पे एक्चुअली इशू क्या आता है इन केस ऑफ द रियल एस्टेट. रियल एस्टेट में द प्रॉब्लम इज कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? अगर मैं किसी बिल्डर से फ्लैट या फिर कोई यूनिट परचेज कर रहा हूं, अगर सपोज द बिल्डिंग इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, बिल्डिंग कंप्लीट है, देन उसके बाद में आई एम परचेजिंग द फ्लैट फ्रॉम द बिल्डर, तो क्या मैंने उसको कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग? नहीं. हो सकता मैं उस बिल्डर को जानता भी ना हूं, ना वो मेरे को जानता है. हमारा उस टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो मैंने क्या खरीदा? एक्चुअली आई हैव परचेज्ड द प्रोडक्ट फ्रॉम हिम, ठीक, बट उसने कंस्ट्रक्शन किया. और अदरवाइज आई कुड हैव परचेज्ड अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और यूनिट ऑल्सो. तो मैं वहां पे क्या कर सकता था? अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट भी परचेज कर सकता था. अब अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट परचेज कर रहा हूं, तो क्या मैंने उसको कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया? नॉट एग्जैक्टली, बट बिल्डर ने मैंने तब भी, जब मैंने उससे अंडर कंस्ट्रक्शन परचेज किया, तब भी मैं उसको अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा हूं. ऐसा नहीं है कि जमीन मेरी है और मैं उस पर बिल्डर को बोलता हूं कि तुम मेरे को इस पे फ्लैट या बंगलो या घर बना के दो. अगर ऐसा किया होता, दैट वुड हैव बीन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. जमीन भी बिल्डर की है एंड ही इज सेलिंग द फ्लैट टू मी. तो मैंने उसको कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, बट उसने कंस्ट्रक्शन किया. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है. तो अब यहां पे जब कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में जब बिल्डर फ्लैट या यूनिट्स सेल कर रहा है, तो वहां पे एक्चुअली थोड़ा तो कंस्ट्रक्शन वो तो करता है, बट हम उसको कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते. तो एग्जैक्टली AS7 अप्लाई नहीं होता. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आता है. AS7 हो गया, AS9 हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन. इन सब को मिला के इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट बनाया है. दैट गाइडेंस नोट वी आर गोइंग टू डू. एंड एक इंड AS 115 है, वो अभी तक गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है. एंड किया था बीच में, फिर बाद में फिर दिक्कत हुई उसमें. दैट इज कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर. एंड वो सारी की सारी चीज़ें मिला के एक गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट ने बनाया है फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑन अकाउंटिंग ऑफ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन की, कैसे उसका अकाउंटिंग करना है इन केस ऑफ द रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन. अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादातर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, इन केस ऑफ द रियल एस्टेट, दे वर अर्लियर फॉलोइंग द कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड. मतलब जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, तब उसको प्रोडक्ट दिखाया और तब वहाँ से रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुरू किया. एंड टिल दैट टाइम वो क्या करते थे, जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ उसको वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाते थे, एंड जो पैसा मिला कस्टमर से उसको लायबिलिटी दिखाते थे. रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करा? जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई. बट इसमें थोड़े से इश्यूज हैं. एंड अगर हम इसमें परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाएं, जो कि गाइडेंस नोट में बोला गया है कि आप उसमें यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाइए, बट उसमें कुछ कंडीशंस हैं. तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इन दिस गाइडेंस नोट. देन गाइडेंस नोट ऑन कंबाइंड एंड कार्व्ड आउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो यहाँ पे क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से हम
कंबाइन मीन्स एक ग्रुप है, ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया कंसोलिडेटेड, एंड उसमें से हमने एक कार्व्ड आउट एक यूनिट या फिर एक अंडरटेकिंग का एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, तो कंबाइन कर रहे हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। हमारी एक से ज़्यादा यूनिट है जिनकी अलग अलग अकाउंटिंग हो रही थी, ब्रांच वाइज हो रही हो सकती है। ठीक है, तो उनको कंबाइन किया जैसा हम ब्रांच अकाउंटिंग में पढ़ते थे, या फिर हमारे पास में एक पूरा का पूरा एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ था, बट मैं एक प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए जाता हूं जहां पे वो मेरे को ये बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ इस यूनिट का प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के बताओ। ठीक है, सपोज आई एम डूइंग अ बिजनेस, मेरी एक मैन्युफैक्चरर है, मैं नहीं, से मुकेश अंबानी है, ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स हैं। नाउ दे वांट फाइनेंस फॉर सम स्पेसिफिक यूनिट, किसी एक सेपरेट प्रोजेक्ट, एक सेपरेट यूनिट के लिए उनको फाइनेंस की जरूरत है। तो अब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहां पे उनको क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा कि ये जो यूनिट है सिर्फ इस यूनिट का सेपरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। तो हम क्या करेंगे, जो भी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे उसमें से हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ उस यूनिट के लिए कार्व आउट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे उसमें हमारे को क्या करना पड़ेगा, जब कार्व आउट बिजनेस वो हुआ तो कार्व्ड आउट बिजनेस क्या हो गया, एक सेपरेट यूनिट हो गई जहां पे आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज होने चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि सपोज मेरे पास एक फैक्ट्री यहां पे है, इस लोकेशन पे है, दूसरी फैक्ट्री दूसरी लोकेशन पे है, तीसरी फैक्ट्री तीसरी लोकेशन पे है, तो क्या मैं यहाँ की फैक्ट्री, ये फैक्ट्री 1 है, ये फैक्ट्री 2 है, ये फैक्ट्री 3 है, क्या मैं इस फैक्ट्री के एसेट लायबिलिटी अलग से आइडेंटिफाई कर सकता हूं? इफ आंसर इज यस, देन दिस कैन बी ट्रीटेड एज कार्व्ड आउट बिजनेस, कैन बी ट्रीटेड, अदर कंडीशंस आर आल्सो देयर। ठीक है, देन अब पर्टेनिंग, सेकेंड कंडीशन क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, पर्टेनिंग टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो यूनिट है, ये जो फैक्ट्री है, इसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, इसमें कुछ रेवेन्यू या कुछ कॉस्ट इनकर होनी चाहिए। रिमेंबर, रेवेन्यू जनरेट होना ही जरूरी नहीं है, कई बार सिर्फ कॉस्ट सेंटर्स भी होते हैं। अगर तुमने टैली पे अकाउंटिंग करी है तो वहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स भी हमारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि रेवेन्यू इनफ्लो ही हो, कॉस्ट भी हो सकता है। ठीक है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए जहां से हम प्रॉफिट या लॉस कंप्यूट कर सकें। बट अब इसमें एक क्वेश्चन कम्स कि क्या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, क्या वो अपने आप में कार्व्ड आउट बिजनेस है? बिजनेस नहीं है, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, खर्चा वहां भी हो रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? बट हम कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अकाउंटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब चीजें वहां हो रही हैं, बट वहां से कोई बिजनेस अपने आप में जनरेट नहीं हो रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक, देन उसके बाद में दिस कैन बी अ डिवीजन, सेगमेंट, बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी। तो हमारे को उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, क्या हुआ, तो कार्व्ड आउट बिजनेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सेपरेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स लायबिलिटीज होने चाहिए, वहां पे हमारा एक कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो वो कार्व्ड आउट बिजनेस नहीं होगा। देन थर्ड, वहां पे हमारा कोई ये मीन्स क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, कोई सेगमेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, देन अब यहां पे हमारे को क्या बनाना है, कार्व्ड आउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारा एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, पूरी एंटिटी का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, इसमें से हम एक कार्व्ड आउट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। मतलब सिर्फ ये वाली जो फैक्ट्री थी, इन दो को छोड़ दिया, हमारे पास 3 फैक्ट्रीज थी। उसमें से हमने फैक्ट्री 1 के अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3 मिला के हमारा बिजनेस है। जो कंपनी है उसकी 3 फैक्ट्रीज थी, तो तीनों फैक्ट्रीज मिला के ये हमारा बिजनेस है। अब उन 3 फैक्ट्रीज में से मेरे को इस फैक्ट्री के लिए कुछ फाइनेंस की ज़रूरत थी, तो बैंक ने मेरे को कहा कि आपका ये बिजनेस इज लुकिंग गुड, बट मेरे को ये बताओ कि ये जो फैक्ट्री है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है जिसके लिए हम फाइनेंस दे रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक कार्ड आउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? देन ऐसे ही हमारे पास अलग अलग डिविजन्स के फाइनेंशियल मींस अकाउंटिंग की हुई हो सकती है। लाइक इन केस ऑफ द बैंक्स ब्रांच वाइज अकाउंटिंग होती है। जब हम ब्रांच वाइज अकाउंटिंग कर रहे हैं तो देन हम क्या करते हैं, उसके बाद में सारी ब्रांचेस के अकाउंट्स बनते हैं, फिर उनको हम कंबाइन करके पूरी बैंक का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो क्या होगा, कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट एक कंसोलिडेशन नहीं हुआ क्योंकि वो सब्सिडरी नहीं है। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सब्सिडरी का कंसोलिडेशन AS 21 में आ रहा है या फिर इंडिया 110 में आ रहा है, बट ब्रांच का कंसोलिडेशन भी तो हो रहा है। उसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बोल रहे हैं, हम उनको क्या बोल रहे हैं, कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंबाइनिंग बिजनेसेस। अलग अलग बिजनेसेस थे, उनको साथ में कंबाइन करा जा सकता है, डिपेंड्स कि क्या वो कंबाइनिंग है, उनको एक साथ कोरिलेट किया जा सकता है। लाइक इन केस ऑफ अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें तो जब इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल होता है तो उसमें बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3 दिखाते हैं। सो एक ही पर्सन के, एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है, उसकी 3 प्रोप्राइटरी फर्म हो सकती हैं, उन तीनों की अलग अलग अकाउंटिंग भी हो सकती है। क्या उनको कंबाइन किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है, साथ में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। नॉर्मली जब हम रिटर्न बनाएंगे तो हम तीनों बिजनेसेस मिला के उसका एक फाइनेंशियल, तीनों के अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए जा सकते हैं और बने भी हो सकते हैं, एंड तीनों का मिला के एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाया जा सकता है। देन अब उसके बाद में नेक्स्ट वी आर हैविंग गाइडेंस नोट। जो उसके बाद के गाइडेंस नोट्स हैं, गाइडेंस नोट्स ऑन अकाउंटिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एक्चुअली डेरिवेटिव्स इंडिया 32, 107, 109 में ऑलरेडी कवर्ड है, तो फिर ये गाइडेंस नोट क्यों है? बिकॉज सब एंटिटीज को इंडियस एप्लीकेबल नहीं है एंड इंस्टीट्यूट ने AS 30, 31, 32 को विड्रॉ कर लिया है। एक्चुअल में वो कभी नोटिफाई ही नहीं हुआ था। तो जिन एंटिटीज को इंडिया 32, 107, 109 नहीं लग रहा है बट उनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अदर अंडरलाइंग एसेट लाइक फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस या फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। सो बहुत सारे हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जो एंटिटी के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हों। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अकाउंटिंग, अगर किसी एंटिटी के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसको इंडिया 32, 107, 109 अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसको तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ना उन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो अब क्या है, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक गाइडेंस नोट इशू किया है। एंड ये गाइडेंस नोट कहाँ से इशू किया? वहीं से इंडिया 32, 107, 109 से जो अकाउंटिंग वहाँ दी हुई थी, एक सेपरेट गाइडेंस नोट उन्होंने बना के यहाँ पे दे दिया है। बट होप इट इज अंडरस्टूड कि जब हमारे पास में ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड है फॉर अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इंक्लूड डेरिवेटिव, तब भी गाइडेंस नोट की जरूरत क्यों थी? बिकॉज इंडियस सारी एंटिटीज को अप्लाई नहीं होते हैं। आज की डेट में अभी की अगर हम बात करें तो जिन एंटिटीज की नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है या जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको इंडियस अप्लाई होंगे, बाकी एंटिटीज को इंडियस अप्लाई नहीं हो रहा है, देन इन दैट सिचुएशन तो उनको अकाउंटिंग के लिए वो इंडियस रेफर करने को नहीं बोल रहे हैं, उनके लिए उन्होंने एक गाइडेंस नोट बनाया है।
ठीक। फिर अभी कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन आया है, इज फॉर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कंपनीज हैं उनको अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज सोशल सेक्टर में स्पेंड करना होगा। एंड यू माइट बी सीइंग द एड्स ऑफ द कंपनीज। आज की डेट में वो इसके लिए इसकी वजह से मार्केटिंग भी कर रहे हैं, इसको यूज करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करते हैं कि लाइक इफ यू परचेज दिस प्रोडक्ट तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जा रहा होगा। विल इट बी? एंड हमारे को वो इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारा प्रोडक्ट परचेज करो, हम इसके प्रॉफिट में से गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर गर्ल एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे या फिर किसी और कैंसर रिसर्च के लिए या इन सब चीज़ों के लिए करेंगे। एक्चुअल में वो वॉलंटरी नहीं कर रहे हैं, उनको कंपनीज एक्ट ने ऐसा करने के लिए बोला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में। तो CSR, दिस इज कॉल्ड एज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। हम तो अकाउंटेंट हैं, हमारे को मतलब नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कंपनीज एक्ट बोल रहे, हमारे लिए अगर वहां खर्चा हो रहा है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, तो उस एक्सपेंडिचर को कैसे, उस एक्टिविटी को हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, दिस इज द गाइडेंस नोट वी आर हैविंग हियर। देन उसके बाद में गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग ऑफ सेल्फ जनरेटेड सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। लुक, आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग इज अ हॉट एंड पर्टिनेंट इशू। ठीक, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ रहा है। आज से 10,000 ईयर्स बैक आइस एज था। आइस एज के खत्म होने के बाद में अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा, या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आइस एज खत्म हो गया। एंड अब क्या हुआ है, एंड कंटिन्यूसली वाटर लेवल्स आर इंक्रीजिंग। जो सी का वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आइस एज में या फिर जब टेम्परेचर्स विल बी कोल्डर, विल बी लेसर, तो क्या होगा, जो वाटर है वो आइस बन के माउंटेन पे, ग्लेशियर पे कहीं तो भी रहेगा। एंड जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो वो आइस मेल्ट होके कहाँ आ जाएगा, सी में आ जाएगा। तो जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे जब वाटर टेबल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो जो लैंड मास है उसको पानी के अंदर चला जाएगा। लाइक जो द्वारका, अभी भी रिसर्च मीन्स देर आर सर्टन डॉक्यूमेंट्रीज विच वर प्रिडिक्टिंग की विच वर सेइंग गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च भी किया फॉर द सर्च ऑफ एंशिएंट द्वारका। द्वारका अभी भी सिटी है गुजरात में, बट जो भगवान कृष्ण वाला जो द्वारका था वो महाभारत में भी लिखा है कि वो पानी में डूब गया। ठीक, पानी में डूब गया तो पानी के अंदर कहीं स्ट्रक्चर होना चाहिए, कहीं तो स्ट्रक्चर्स मिले हैं। अब एग्जैक्टली वो डाउटफुल हैं कुछ चीजें, क्योंकि गवर्नमेंट पूरे एविडेंसेस के साथ में नहीं आ रही है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग अब हो क्यों रही है, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इनकी वजह से क्या होता है, मीथेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के टाइम पे भी मीथेन जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट हो रहा है। हम कोल, फॉसिल फ्यूल, ये पेट्रोल, डीजल जो हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, इट्स अ मीन्स नॉर्मली होता क्या है, हमारे को एनर्जी का बेसिक सोर्स क्या है, वो है सन। सन से सन रेज आ रही है, लाइट आ रही है, वो अर्थ पे पड़ा, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। नाइट को सन दूसरी साइड पे चला गया, मतलब हमारी अर्थ रोटेट हो गई,
तो अब जो टेम्परेचर, जो हीट आई थी सन से हमारे पास, वो वापस से क्या होगा, री एमिट होगा। कहाँ पे, इन स्काई, ठीक है, वापस से यूनिवर्स में चला जाएगा, वापस से वो स्पेस में चला जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि यहीं से बैलेंस बना रहता कि एनर्जी आती है फिर वापस से री एमिट हो जाती है। अगर वो री एमिट नहीं हो तो अर्थ विल बी गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा ना। तो एनर्जी आती है, वापस से री एमिट होती है। बट ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये क्या करते हैं कि जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करते हैं, सारी की सारी एनर्जी को वो री एमिट नहीं करते, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी दे कीप। तो अब क्या हुआ कि जब जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, परसेंटेज बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दैट द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ विल बी इंक्रीजिंग। एंड अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होने वाला है, आइस विल बी मेल्टिंग, एंड दैट आइस व्हेन इट मेल्ट्स इट विल बी गोइंग डाउन टू द सी का लेवल बढ़ जाएगा। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। एंड आई वाज सीइंग वन डॉक्यूमेंट्री कि अराउंड 10,000 years back India and Sri Lanka they were one land mass, and जो लोगों ने कैलकुलेशन करी है कि जो रामायण, भगवान राम अराउंड 5,100 years back हुए, तो उस टाइम पे जो वाटर टेबल था और आज का जो वाटर टेबल है उसमें डिफरेंस था। तो अब जो राम सेतु है दैट एक्चुअली कनेक्ट्स इंडिया एंड श्रीलंका। तो जब उन्होंने राम सेतु बनाया होगा तो वो पानी के अंदर नहीं होगा, आज की डेट में इट इज जस्ट बिलो द वाटर बिकॉज वाटर टेबल हैज इंक्रीज्ड। सो व्हाट इज हियर, तो उसके लिए अब जो वर्ल्ड वाइड जो गवर्नमेंट्स हैं दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल्स, एंड उसके लिए उन्होंने कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट बनाया। वो हम बाद में पढ़ेंगे, कार्बन क्रेडिट भी पढ़ेंगे, जब इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ रहा हूँ इसके साथ में मैं कार्बन क्रेडिट्स भी पढ़ाऊंगा, उसका भी गाइडेंस नोट है वैसे। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेल्फ रेगुलेटेड, एक तो गवर्नमेंट इम्पोज करती है कि नहीं तुम्हारे को ये रिडक्शन करना ही पड़ेगा, दूसरा है एंटिटी खुद से बोलती है कि नहीं नहीं हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो व्हाट इज हियर कि ये जो गाइडेंस नोट है दैट इज ऑन सेल्फ जनरेटेड सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। तो उसके लिए एक्चुअली कार्बन ऑडिट होता है, उसमें खर्चा करना पड़ता है, कंपनी कुछ नए इक्विपमेंट लगाएगी ताकि वो अपना रिडक्शन को, अपने एमिशन को रिड्यूस कर सकें। देन फिर इसके बाद में गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग ऑफ .com कंपनीज, Facebook.com, Twitter.com, ये सब क्या है, .com कंपनीज हैं। एंड ये जो IT कंपनीज हैं, .com कंपनीज हैं, इनकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट एज सच नहीं बेचते हैं। Google.com, ठीक, ये सर्विसेज बेच रहे हैं, बेसिक इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है दैट इज फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट। वो हमारे से कुछ चार्ज नहीं करते हैं डायरेक्टली। एंड देयर इज वन सेइंग, इफ यू आर नॉट पेइंग देन यू आर नॉट कस्टमर, यू आर प्रोडक्ट। मतलब फेसबुक अगर मेरे से पैसा नहीं लेता है तो मेरा डेटा किसी और को बेचता होगा। दे आर हैविंग मोर देन 1 बिलियन यूजर्स, एंड फेसबुक का सब्सटेंशियल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडिया। चाइना में उन्होंने फेसबुक की जगह एक दूसरा बना दिया है, तो वहां से फेसबुक बैन है वहां पे। इंडिया में फेसबुक के आई थिंक 30 to 40% जो यूजर्स हैं वो इंडिया में हैं, क्योंकि ज़्यादातर फालतू लोग क्या हिंदुस्तान में ही हैं दिन भर फेसबुक पे लगे हुए, व्हाट्सएप, फेसबुक, दिस इज द सब्सटेंशियल टाइम दे आर स्पेंडिंग ऑन दैट। तो अब क्या हुआ, पैसा नहीं दे रहा है, बट
बट क्या हुआ, अगर मैं पैसा नहीं दे रहा हूं तो मैं फेसबुक का मैं कस्टमर नहीं हूं। जो फेसबुक को पैसा देगा वो फेसबुक का कस्टमर है। तो फेसबुक एडवर्टीजमेंट करती है, पेड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। यू कैन प्रमोट योर पोस्ट, एडवर्टीजमेंट हम दे सकते हैं। तो वो एडवर्टीजमेंट जब तुम फेसबुक देखते हो तो वहां पे तुम्हारे को कुछ एडवर्टीजमेंट्स दिखाई देते हैं। अब किसको क्या एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगे, हर किसी की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो एडवर्टीजमेंट अलग होता है। दीज आर स्पेसिफिक टारगेटेड एडवर्टीजमेंट, ठीक। इवन इन केस ऑफ गूगल, तो इन .com कंपनीज की अकाउंटिंग हमारे को कैसा करना है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ये हमारा मॉड्यूल 1 था, इसमें हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट्स आए। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हम सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे। जब मैं इंड एस पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी पढ़ाऊंगा। देन फिर उसके बाद में फ्रेमवर्क फॉर मॉड्यूल 2 पे आते हैं, फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर इंड एस, यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है इसका सब्सटेंशियल पार्ट इज बेस्ड ऑन इंड एस। एंड एक्चुअली अगर देखें तो अकाउंटिंग अब एएस और इंड एस ही है, ठीक है। नाउ इंड एस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली इंड एस 1, ठीक है। अब इंड एस 1 मैं जब शुरुआत करूंगा पढ़ाने की, आज तो हम सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं, and we are going to discuss how to approach for this subject because this subject is very crucial. If we are going to become a chartered accountant, then we should know accounting. Accounting तो पता होनी चाहिए। अगर accounting ही नहीं आती तो accountant कहाँ से बने, सिर्फ हम chartered ही रह जाएंगे। and if you see, ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, क्या बन गया वो chartered हो गया, वो accountant नहीं बन पाता, chartered बन जाता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग वीक रह जाती है। एंड दिस इज अ फैक्ट, वी थिंक दैट वी हैव अंडरस्टूड अकाउंटिंग, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव रिमेंबर्ड अकाउंटिंग, नॉट अंडरस्टूड अकाउंटिंग, ठीक है। देन सो यूनिट 1 जो हमारा है दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक साथ जब हम इंड एस पढ़ेंगे तो मैं इसी तरीके से इंड एस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर मैं इंड एस 1 पहले पढ़ा दूंगा, फिर हम इंड एस 34 पढ़ेंगे, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमारा AS 25 भी था, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जब मैं इंड एस 34 पढ़ाऊंगा उसी के साथ में मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन इंड एस 34 एंड AS 25। इज दिस क्लियर? बिकॉज देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ reading or studying AS 25 separately. Then अब इसके बाद में इंड एस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब एक्चुअल में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट IPCC या CA इंटर में पढ़ा हुआ है, तो मैं इसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के प्रॉब्लम्स सेपरेटली आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। आई विल गिव यू द ब्रीफ बट वी विल नॉट बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम इंड एस पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारे को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराऊंगा, बट मैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंड एस 7 का दे दूंगा। सो वी आर हैविंग आइडिया ऑफ इंड एस, बट बिकॉज उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में फाइनल में नहीं है, इसलिए हम उसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? देन फिर इसके बाद में मॉड्यूल 2 में ही इंड एस ऑन द रिकॉग्निशन रेवेन्यू और इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हम किस पे थे? वी वर ऑन द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। किसके हम इंड एस पढ़े? हमने 3 इंड एस यहाँ पे डिस्कस करे जिनको हमारे को पढ़ना है। वन इज इंड एस 1 दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, then Ind AS 34 interim financial reporting and Ind AS 7 that is cash flow statement. These are preparation and presentation of financial statement. ये क्या है? Preparation and presentation of financial statement है। Is this clear? Then फिर हम इसके बाद में आ रहे हैं revenue recognition पे। Revenue recognition के लिए हमारे को कौन से accounting standards लगेंगे?
एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज इंड AS 11, इंड AS 18 रेवेन्यू। सो जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी हमारे को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना भी हम डिस्कस कर रहे थे। गाइडेंस नोट ऑन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में रियल एस्टेट के लिए कोई सेपरेट इंड AS नहीं है, AS भी नहीं है। इट बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग AS हमारे AS 7 एंड AS 9 है, और यहां पे हमारे इंड AS 11 एंड इंड AS 18 है, दैट इज फॉर द रेवेन्यू। वहां पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं लिखा है, सिर्फ रेवेन्यू लिख दिया है, ठीक है। नाउ तो अब इसमें इन दोनों को कंबाइन करके ये हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। नॉर्मल कोर्स में हम रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करते हैं व्हेन द प्रोडक्ट इज सोल्ड, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड एंड देयर इज सब्सटेंशियल एश्योरेंस या रीजनेबल एश्योरेंस दैट मनी विल बी कलेक्टेड। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुई देन वी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। बट इन केस ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, प्रोडक्ट तो बन के तैयार होने में, एक ब्रिज डैम बिल्डिंग बनने में 3 साल 4 साल लगने हैं। मैं उतने टाइम तक अपना रेवेन्यू का रिकॉग्निशन रोक के रखूं जब तक मैं प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर देता, इट मे बी इनएप्रोप्रिएट। तो वहां पे हमारा परसेंटेज कंप्लीशन मेथड होता है कि जितना जितना काम कंप्लीट हो गया, जिसका तुम्हारे को पैसा मिल जाएगा या मिल गया है, उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चलता रहेगा। तो इन दोनों को मिला के एक गाइडेंस नोट बना हुआ है, वो रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट में एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, बट इट इज नॉट अ सिंपल प्रोडक्ट ऑल्सो, कि ऐसा कि कैलकुलेटर जैसा प्रोडक्ट भी नहीं है कि बना के बेच दिया, ठीक है। 2 दिन 3 दिन या 1 दिन में बन के तैयार हो गया और हमने इसको सेल कर दिया। तो वहां पे कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में हम जा सकते हैं, एंड तो वहां पे इन दोनों को कंबाइन करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होने की वजह से वहां पे हमारे को एक गाइडेंस नोट दिया है इंस्टीट्यूट ने। देन फिर उसके बाद में इंड AS ऑन मेजरमेंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज मैंडेटरी हैं, मींस अकाउंटिंग कुछ तो अकाउंटिंग पॉलिसी होगी ना हमारी कि हम कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। सो अकाउंटिंग, अब इससे रिलेटेड हमारे जो अकाउंट इंड AS है, इंड AS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। देन इंड AS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड and इंड AS 113। लुक हमारे वैसे तो लुक व्हाट इज ईयर, अब ये क्या हमारे इतने 113 115 अकाउंट इंड AS है? आंसर इज नो। अभी तक देयर आर 38 हो सकता है कि जब तक हम ये बैच खत्म कर रहे हो तब तक एक आध अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और चेंज हो जाए, जो इंस्टीट्यूट हमारे को नोटिफाई कर दे एग्जाम के लिए भी। अगर कर दिया तो हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज ईयर, यहाँ पे जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात होती है तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ यूरोप से। क्यों? बिकॉज यूरोपियन यूनियन is a economic union without a political union। फ्रांस, ब्रिटेन भी था, अब वो एग्जिट कर रहा है यूरोपियन यूनियन से। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और जो यूरोप के कंट्रीज थे उन्होंने एक इकोनॉमिक यूनियन बनाया। पॉलिटिकली वो सब अलग अलग हैं, अपने अपने कंट्री में अपने हिसाब से रह रहे हैं, बट उन्होंने एक इकोनॉमिक यूनियन बनाया एंड दैट इज कॉल्ड एज यूरोपियन यूनियन। इट वाज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड ये जो यूरोपियन यूनियन है, अब इसमें कंपनीज दे कैन ट्रांजैक्ट फ्रीली इवन इन यूरोप। तुम अगर यूरोपियन यूनियन पे मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री की बाउंड्री पार करके कार से भी जा सकते हो। चेक पोस्ट है, तुम्हारे को अपना वीज़ा दिखाना पड़ेगा।
यू कैन मूव। एंड जो यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन हैं वो किसी भी कंट्री में जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, दे कैन डू बिजनेस ऑल्सो। वहाँ उस कंट्री की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, बट अदरवाइज इट इज़ अ फ्री इकॉनमी। मीन्स अब वहाँ पे क्या हुआ कि अब जो यूरोपियन यूनियन के अगर अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बनाई एंड दैट स्टार्टेड गिविंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दीज वर कॉल्ड एज IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक, 45 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए। US was not the part of that. US wasn't recognizing the international accounting standard and they were following their own US GAAPs. GAAP is generally accepted accounting policies, मतलब उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर उसके बाद में अब क्यों, बिकॉज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी इज नॉट फॉलोइंग दोज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सो देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज सच। फिर क्या हुआ, एक कंसेंसस क्रिएट हुआ, एक नई बॉडी बनाई गई, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वेयर द US इज ऑल्सो द पार्ट। एंड अब यहाँ पे जो इस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करें, दीज आर कॉल्ड एज IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक, अब क्या हुआ कि जहां पे IFRS दिए गए, जहां पे IFRS दिए गए हैं वहां पे मीन्स सपोज अगर मैं बात करूं से IND AS 1, ठीक है। अब यहां सपोज हाउ इज द पोजीशन हियर कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये किसने दिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने दिए, ठीक है। एंड IFRS किसने दिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने दिया। दिस इज क्लियर। तब क्या था, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इट हैज सुपरसीडेड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। सो व्हाट हैज हैपेंड कि जो पुराने IAS थे उनको भी ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनकी जगह IFRS, जहां पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो स्टैंडर्ड इशू कर रहा है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, IFRS। अगर इन्होंने जो पुराना IAS एग्जिस्ट करता था, से IAS 2 इन्वेंटरी है, अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये सोचता है कि इसको IAS 2 को रिवाइज कर देना चाहिए, तो उन्होंने नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आए। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा ये क्या कहलाएगा, IFRS। बट जब तक IFRS नहीं आता है तो वो IAS एग्जिस्ट करता है, दैट विल रिमेन इन फोर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? अनलेस अदरवाइज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आस्क यू टू रिवाइज। तो अब क्या है कि हमारे पास आज की डेट में IAS भी हैं और IFRS भी है। तो जब हम IND AS बनाने गए तो अब नंबरिंग सिस्टम कैसे हो, अब यहां पे IAS 1 भी है, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IFRS 1 भी है, दिस इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS। IAS 1 क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एंड IFRS 1 क्या है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IND AS है। होप दिस इज क्लियर। अब मैं जब IND AS की नंबरिंग करूं, मेरे को तो क्या है, IAS और IFRS दोनों को कन्वर्ज करके क्या नंबरिंग देनी है, IND AS की नंबरिंग देनी है। तो जब IND AS बनाए गए तो जो IAS 1 था इसको उन्होंने कन्वर्ज करके क्या लिखा, IND AS 1 लिखा। एंड अब जो IFRS 1 भी है, IFRS 1 जो है इसको उन्होंने क्या बोला, they have said that they have numbered it as IND AS 101. Hope this is understood. तो अब क्या हुआ कि अगर मैं बोलता हूं IND AS 113, बेसिकली इट इज IFRS 13।
अगर मैं बोलता हूं IND-AS 13, दिस इज IAS 13, बात समझ में आई? एक है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो किसने दिए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने दिए। और IFRS अब कौन इश्यू कर रहा है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। होप दिस इज क्लियर। एंड जब हम IND-AS दे रहे हैं तो हम IAS को भी कन्वर्ट कर रहे हैं और IFRS को भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम नंबरिंग सेम रखेंगे, नंबरिंग नहीं बदलेंगे, बट IAS 1 भी है और IFRS 1 भी है। तो हम IND-AS 1 दोनों को, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। IAS 1 इज द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, IFRS 1 इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ द IFRS। तो दोनों का नंबर तो 1 नहीं रखा जा सकता था ना, तो उन्होंने IAS 1 को IND-AS 1 किया और IFRS 1 को क्या करा? IND-AS 101 किया। सो जो टोटल हमारे को IND-AS पढ़ने हैं दैट इज 38। ठीक है, 38 इशूड है जो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। उसमें से IND-AS 115 का डाउटफुल है, नोटिफाई करेगा इंस्टीट्यूट तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब इसमें होप दिस इज अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे हमारा कैसी पोजीशन हो रही है। नाउ तो अब हम क्या कर रहे हैं? दिस इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो IND-AS 8 बेसिकली ये क्या है? IAS 8 है। IAS 8 इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। इसका हमारा पुराना स्टैंडर्ड भी है। ठीक है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, सो वो सेम यहाँ पे है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज में। ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और हमारे पुराने स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस है। अब वो वाले डिफरेंस मैं नहीं बताऊंगा जो हमारे स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है हमारे को एग्जाम के लिए, तो मैं सिर्फ IND-AS पढ़ाऊंगा प्योर। AS ऑलरेडी तुम CA इंटर में पढ़ के आए हो। देन फिर IND-AS 10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। देन IND-AS 113 is fair value measurement. It is also very important standard, fair value measurement, because अब जो अकाउंटिंग है, जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अकाउंटिंग पढ़ी थी वो था हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। बट अब जो हमें अकाउंटिंग पढ़नी है दैट इज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। तो अब उसके लिए एसेट्स लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू हमारे को डिटरमाइन करनी पड़ेगी। एंड वो फेयर वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं ये बताता हमारे को IFRS 13 या फिर IND-AS 113। इज दिस क्लियर? ठीक है। एंड एक्चुअली व्हाट वाज देयर, जब हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते थे हम उसमें लिखते थे that this financial statement is presenting the true and fair view. True and correct नहीं, true and fair view of state of affair of the entity. अब जब तुम फेयर वैल्यू मेजरमेंट, फेयर वैल्यू पे अगर अकाउंटिंग ही नहीं कर रहे हो तो तुम कैसे बता रहे हो कि वो फेयर वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है? ठीक, तो हमने क्या करा कि जो ऑडिट रिपोर्ट था उसका फॉर्मेट कॉपी कर लिया, बट उसके पीछे की जो चीज था, बैकग्राउंड था, वो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग वो हम अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। लेटली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे, जो बाद के 20 के बाद के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू कंसेप्ट। पर वहाँ पे खिचड़ी था, कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट, कुछ फेयर वैल्यू, सो दैट वाज बिट कंफ्यूजिंग। अब जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं दे आर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू कंसेप्ट रादर देन हिस्टोरिकल कंसेप्ट। जब हम IND-AS पढ़ेंगे एट दैट टाइम आई विल बी डिस्कसिंग कि ये फेयर वैल्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट में डिफरेंस क्यों है और क्यों हमारे को फेयर वैल्यू पे जाना चाहिए। रिमेंबर, फेयर वैल्यू का अपने फायदे एंड नुकसान भी हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। सो ऐसा एब्सोल्युटली रबिश कंसेप्ट नहीं है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। आई एम नॉट प्रोपोनेंट ऑफ द फेयर वैल्यू कंसेप्ट बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे इसको। देन अदर IND-AS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। रिमेंबर, गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस में फर्क है। गवर्नमेंट मेरे को पैसा दे देती है, मैं कुछ कर रहा हूँ,
दूसरा गवर्नमेंट मेरे को असिस्ट करती है, मेरी मदद करती है, पैसा नहीं देती है बट मदद करती है। दोनों में फर्क हुआ। एक उन्होंने मेरे को पैसा दिया और मैं उस पैसे से काम कर रहा हूँ। सपोज मेरे को एक स्कूल बनाना था, एक कुछ तो भी एक यूनिट बनानी है, से आज की डेट में गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द सोलर पावर, तो मैं सोलर पैनल बनाने की एक यूनिट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं उसके लिए प्रपोजल गवर्नमेंट को देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं बना सकता हूँ, मैंने कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, कुछ करा है, एंड आई वांट टू मैन्युफैक्चर दैट। उसके लिए गवर्नमेंट मेरे को ग्रांट देती है कि चलो ठीक है, तुम इतना पैसा रखो, इसे फैक्ट्री सेटअप कर लो। दिस इज गवर्नमेंट ग्रांट। बट या फिर लैंड दे देते हैं वो मेरे को, दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट ग्रांट। या मशीनरी दे देते हैं, दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट ग्रांट। दूसरा है कि वो मेरे को असिस्ट करते हैं। असिस्ट कैसे कर सकते हैं? मैं किसी फॉरेन कंट्री में प्रोजेक्ट डालने जा रहा हूं, तो गवर्नमेंट मेरी मदद करती है वो कॉन्ट्रैक्ट को लेने में, या फिर उस कंट्री में फैसिलिटीज को अरेंज करने में। जो हाई कमीशन है इंडिया का, वो मेरी मदद करता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस हुआ। इज दिस क्लियर? ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन, देयर कैन बी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो फॉर दिस। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है? इंड AS 20 है। अकाउंटिंग जो हमारा AS 12 था, दैट वाज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स ओनली। इट वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट असिस्टेंस। इज इट क्लियर? देन फिर इसके बाद में इंड AS 114 रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट पढ़ेंगे। उसी टाइम पे आई एक्सप्लेन कि ये डिफरल अकाउंट्स क्या होते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट्स क्या होते हैं। देन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये कौन सा होगा? 101, बिकॉज दिस इज IFRS 1 इज द फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS. So Ind AS 101 is what? It is first time adoption of Indian accounting standards. Then we come to module 3. अभी तक हमने module 2 किया, module 1, module 2. Now we come to the module 3. Then Ind AS on assets of financial statement. अब हम क्या कर रहे हैं? Look, if you see, अलग अलग classifications आ रहे हैं। Module means accounting standard on preparation and presentation. तो वहां पे कौन से आए? Ind AS 1, Ind AS 34 एंड Ind AS 7. फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट था रेवेन्यू, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। उसके लिए हमारे पास में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट Ind AS 11 एंड Ind AS 18 आया। ठीक है, ये बेटर होगा कि हम साथ साथ ही पढ़ेंगे। Then after this हमारे पास बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज तो 3 आया यहाँ पे। Ind AS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, देन इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एंड फेयर वैल्यू मेजरमेंट। देन वी आर कमिंग टू अदर Ind AS। अदर Ind AS में गवर्नमेंट ग्रांट आ गया, रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट्स आ गए, देन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन अब इसके बाद में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं। सो Ind AS ऑन द एसेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एसेट्स में हमारे पास करंट एसेट्स होंगे, फिक्स एसेट्स होंगे, इंटेंजिबल एसेट्स होंगे। सो Ind AS 2 इन्वेंटरीज है, Ind AS 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देन Ind AS 17 लीजेस है, ये भी एसेट से ही रिलेटेड है क्योंकि लीज क्या करोगे, एसेट ही लीज होगा। देन Ind AS 23 बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट्स, मतलब अगर कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एसेट टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, लाइक बिल्डिंग बना रहे हैं हम ऑफिस के लिए, उसमें हमारे 2 साल 3 साल लगने वाला है। देन इफ इट इज टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, देन जो बोरोइंग कॉस्ट इनकर हुआ उसके लिए हम उसकी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं, उसको रेवेन्यू में ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, देन Ind AS 23 इज देयर। देन आफ्टर दिस impairment of asset is there, Ind AS 36 intangible asset is here, then Ind AS 40 investment property is here.
देन Ind AS 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इसका भी हमारे पास में कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था AS 24, ठीक है, बट वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन था। यहां पे क्या है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ठीक है। सो थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे जब ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो गया उसके बाद की अकाउंटिंग नहीं थी, यहां पे डिसकंटिन्यू होने के बाद की भी अकाउंटिंग है, ठीक है। सो डिसकंटिन्यूइंग एज वेल एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है ये, अगर हम पुराने स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो। अब क्या हो गया, ये सब किससे डील कर रहे हैं, एसेट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से हो गए, इन्वेंट्रीज हो गया Ind AS 2, then we are having property plant and equipment Ind AS 16, 17 is leases, 23 is borrowing cost, 36 is impairment of assets, 38 is intangible assets, then 40 is investment property। investment property क्या होती है, suppose मैंने एक ऑफिस खरीदा जो मैं यूज नहीं कर रहा हूं, रेंट पे देने के लिए खरीदा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो मैंने क्या करा, मैं उससे रेंट की इनकम चाह रहा हूं, प्लस उसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन हो जाएगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा। तो अभी क्या हुआ मेरे लिए, तो क्या है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इज दिस पॉइंट क्लियर? देन अब इसके बाद में लाइबिलिटीज, एसेट्स के बाद में क्या आ गया हमारे पास, लाइबिलिटीज आ गई। लाइबिलिटीज में एम्प्लॉय बेनिफिट कहाँ दिखाओगे, जो पेबल हैं वो कहाँ दिखा रहे होगे तुम अपनी बैलेंस शीट में, करंट या नॉन करंट लाइबिलिटी डिपेंडिंग कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन है या शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ग्रेचुटी विल बी लॉन्ग टर्म प्रोविजन बट आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बट बोथ आर लाइबिलिटीज। देन आफ्टर दिस Ind AS 37 provision contingent assets and contingent liabilities। देन तो ये हमारे पास में दो स्टेटमेंट आए, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए विच आर गोइंग टू डील विद द लाइबिलिटी साइड। इज दिस क्लियर? देन अब इसके बाद में Ind AS ऑन आइटम्स इंपैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइक Ind AS 12 इनकम टैक्सेस, 21 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो ये जो हमारे पास में दो स्टैंडर्ड हैं जिनसे एक्चुअली एसेट लायबिलिटी की वैल्यू में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी चेंज होगा तो उसके तुम्हारे डेटर्स क्रेडिटर्स की वैल्यू चेंज होगी, एसेट भी चेंज हो सकता है, लायबिलिटी भी चेंज हो सकता है। ऐसे ही इनकम टैक्स, DTA DTL दोनों हो सकता है, डिफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकता है। तो ये दोनों से डील करने वाले स्टेटमेंट है। P&L में भी इसका इफेक्ट आएगा और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का भी P&L पे। P&L में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, किसमें, एक्सचेंज रेट्स में। जो इन टैक्स एक्सपेंस है वो P&L में भी आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी आ सकता है, एसेट्स में भी आ सकता है। ऐसे ही एक्सचेंज रेट का इफेक्ट P&L में भी आएगा, प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, या फिर एसेट लायबिलिटी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो इनका इफेक्ट किस पे आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है हमारा। देन अब इसके बाद में डिस्क्लोजर, एसेट्स आ गए, लायबिलिटीज आ गए, अकाउंटिंग पॉलिसीज आ गई, रेवेन्यू आ गया, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया। अब क्या आता है, नेक्स्ट थिंग कम इज द डिस्क्लोजर्स। तो डिस्क्लोजर्स में हमारे पास में क्या क्या आएंगे, डिस्क्लोजर मतलब हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। सो डिस्क्लोजर्स में हमारे पास आएंगे Ind AS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, देन Ind AS 33 अर्निंग्स पर शेयर, 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट। देन तो ये क्या है, दीज आर डीलिंग ओनली विद द डिस्क्लोजर एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किससे डील कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर एस्पेक्ट से ही डील कर रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ Ind AS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स है। रिलेटेड पार्टीज क्या होती हैं ये भी हम वहां पे पढ़ेंगे, एंड कैसे डिस्क्लोजर करना चाहिए, क्या डिस्क्लोज करना चाहिए, ये भी हम वहां पे पढ़ने वाले हैं। देन फिर Ind AS 33 अर्निंग्स पर शेयर।
अर्निंग्स पर शेयर इज अ रेशियो विच इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे डिस्क्लोज भी करना है। एंड देन ऑपरेटिंग सेगमेंट, हमने AS 17 पढ़ा हुआ था, सेगमेंट रिपोर्टिंग अगर नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वो फाइनल में था, तो यहाँ पे उसका कॉरस्पॉन्डिंग है IFRS 8 दैट इज ऑपरेटिंग सेगमेंट। एंड वहाँ से लुक ऑब्वियसली इंड AS और AS में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, जिन्होंने पढ़े हुए हैं मीन्स जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में शिफ्ट हुए हैं उन्होंने पढ़ा होगा सेगमेंट रिपोर्टिंग, बट जो इंटर से फाइनल पे अभी पहुंचे हैं उन्होंने वो पढ़ा नहीं, तो मैं उसमें बहुत डिटेल में अननेसेसरी में कंफ्यूज नहीं करूंगा। देन अब इसके बाद में we come to module 5 consolidated and separate financial statement। consolidated and separate financial statement, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड यहाँ पे जॉइंट अरेंजमेंट भी एंड इन एसोसिएट्स भी पढ़ेंगे। सो ये जो चैप्टर है पहला हम इसको AS 21, 23, 27 के हिसाब से पढ़ते थे ओल्ड सिलेबस में, बट AS 21, 23 AS 21 के हिसाब से जो अकाउंटिंग जो कंसोलिडेशन है वो CA इंटर के ग्रुप 2 में चला गया है। एंड if you have done inter in new syllabus and final in new syllabus, you might be having bit of idea of the consolidation, but अगर IPCC PCE किया था old syllabus में and you are doing the final in the new syllabus, तो हमारे को इस चीज़ का आइडिया शायद नहीं होगा unless कि वो BCom MCom में वो चीज़ हमने पढ़ी हो। अब यहाँ जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है। क्या हुआ? एक होल्डिंग कंपनी है एंड सब्सिडरी कंपनीज हैं। लाइक इन केस ऑफ द टाटा ग्रुप देयर इज टाटा सन्स लिमिटेड, टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दीज आर द ग्रुप होल्डिंग कंपनीज। इनका जो काम है वो क्या है? अपने ही टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनीज हैं। तो ये टाटा सन्स लिमिटेड एंड टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनीज क्या कर रही हैं? दीज आर जस्ट होल्डिंग कंपनीज, मतलब ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं। इनका ऑब्जेक्टिव कोई बिजनेस करना नहीं है, अपने ही ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होल्ड करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज कंपनीज। ठीक है। So anybody who is controlling Tata Sons and Tata Industries Limited is ultimately controlling the group. And इन कंपनीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? एक ट्रस्ट है एक्चुअली, एक उन्होंने वो पारसी ट्रस्ट बनाया हुआ है दैट एक्चुअली कंट्रोल्स दीज टू कंपनीज एंड वो जो ट्रस्ट है उसको रतन टाटा कंट्रोल करता है। एंड इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर Cyrus Mistry, he was removed as the chairman of the Tata Group. उन्होंने क्या करा? Cyrus Mistry को they removed as the chairman of Tata Group. क्यों? Because he was contradicting the Ratan Tata. जो Cyrus Mistry है, they are also one of the investors in the Tata Group companies. And he is also Parsi. So अभी तक जो टाटा ग्रुप के जो भी चेयरमैन बने थे, he was some Parsi. जमशेदजी टाटा, रतन टाटा या जो भी, या साइरस मिस्त्री, and first time they have made other than Parsi a chairman of the group. जो TCS का जो चेयरमैन था, he was made the chairman of the Tata group. ठीक, he is South Indian. And what is here? अब यहाँ पे हमारे पास कैसा पोजीशन आया है कि जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे
तो कंसोलिडेशन कहाँ पे होना है? जहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी है और नीचे सब्सिडरी, एक हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, चेन में हो सकती हैं, इसकी ये सब्सिडरी, इसकी ये सब्सिडरी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन सब्सिडरीज के अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होंगे, बट अब हमारे को एज ए ग्रुप भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देने हैं। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि साइरस मिस्त्री वॉज द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप, टीसीएस का चेयरमैन अलग है, टाटा मोटर्स का चेयरमैन अलग है, एंड दूसरी जो भी कंपनीज हैं टाटा ग्रुप में उनके चेयरमैन अलग अलग हैं, ठीक है। ये अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे होंगे, अपने शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट कर रहे होंगे, बट इनके ऊपर भी कोई है, इनके ऊपर टाटा सन्स लिमिटेड या टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि उनका जो पूरा का पूरा ग्रुप है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। क्या उनकी जानने की इच्छा होगी? ऑब्वियसली होगी ना। जब टाटा ग्रुप की बोर्ड की मीटिंग होगी तो उसमें वो सारी कंपनीज की बात करना चाहेंगे ना, टीसीएस की, टाटा मोटर्स की, देन दूसरी जो भी टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं उनके, ठीक है, एंड व्हाट इज देयर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर मैं सबके अलग अलग, मैं उठा के 100 कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेयरमैन के सामने रख देता हूँ कि ये 100 कंपनियां हैं हमारे ग्रुप में और इन 100 कंपनी के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़े हुए हैं, अब तुम देखो और पोजीशन पता कर लो कि ग्रुप अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है। क्या ये मुश्किल होगा काम? ऑब्वियसली मुश्किल होगा ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जिनमें इन सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हम। वहां पे बैलेंस शीट बनेगी ग्रुप की, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, P&L बनेगा, एंड वो हम प्रेजेंट करेंगे टाटा ग्रुप के चेयरमैन को और उसको दिखाएंगे कि ये हमारी ग्रुप की पोजीशन है। अब ग्रुप अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप तो हम ओवरऑल पिक्चर देखना चाह रहे हैं ना। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। जो टाटा सन्स लिमिटेड के जो इन्वेस्टर्स हैं या टाटा इंडस्ट्रीज के लिमिटेड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ना। उनका पैसा उस कंपनी में लगा, वो पैसा लगा उन 100 कंपनीज में। उन 100 कंपनीज में से एक आध कुछ प्रॉफिट में भी होंगे, हो सकता है कुछ लॉस में भी हो, बट ओवरऑल ग्रुप प्रॉफिट में है कि ओवरऑल ग्रुप लॉस में है? होप दिस इज क्लियर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हम बनाएंगे इंड एस 110 के हिसाब से। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक, सो इंड एस 110 के हिसाब से, जॉइंट अरेंजमेंट के लिए इंड एस 111 है। ठीक है, सो हमारे पास इंड एस 28 है। अब ये जो 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिलके हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, एंड अगर किसी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कंसोलिडेशन करना थोड़ा सा शिफ्ट है, और थोड़ा सा जो शिफ्ट है वो बहुत मेजर इम्पैक्ट डालता है। जो हम कैलकुलेशन करते थे गुडविल या कैपिटल रिजर्व की, वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन ही बदलेगी, कैलकुलेशन करने का तरीका बदलेगा। एंड यहां पे इसमें दिक्कत क्या है कि इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं दिए हैं यहां हमारे को, तो इसलिए मैंने पुराने जो हमारे प्रॉब्लम्स थे ES 21 के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई करके यहाँ पे प्रॉब्लम्स बनाए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो लगेगी। बिना प्रैक्टिस के हम ये प्रॉब्लम्स एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ने प्रॉब्लम्स दिए हैं वो 10-15 प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें से ज़्यादातर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी करेंगे। प्लस मैंने पुराने जो कंसोलिडेशन के प्रॉब्लम्स हैं उनको मॉडिफाई किया है फॉर इंड एस, एंड हम इनको भी वापस से सॉल्व करके लेंगे। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, एंड साथ में हम जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स भी पढ़ेंगे इसी के साथ में। अब
इसके बाद में इसी मॉड्यूल में we are going to do industry specific Ind AS also. Now industry specific Ind AS इसमें हमारे पास आएगा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, उनके लिए सेपरेट कुछ अकाउंटिंग के तरीके होंगे. Ind AS 41 एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर की जो अकाउंटिंग होगी, अब इंडिया में तो एक्चुअल में कॉरपोरेट सेक्टर में एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर द टी एंड कॉफी. ठीक है. एंड इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर था, एक्चुअली इट इज़ वेरी सेंसिटिव इशू, वो उसको कॉरपोरेट सेक्टर में नहीं डाला गया. कंपनीज एग्रीकल्चर में नहीं है एज सच, तो हमारे लिए बहुत रिलेवेंट नहीं होता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. बट फिर भी अगर तुम किसी फार्म हाउस या फिर उसकी अकाउंटिंग करना चाहते हो, देन दिस विल बी एप्लीकेबल. बट उसको ये एक्चुअली इंडिया से एप्लीकेबल नहीं हो रहे होंगे नाउ. बट फिर भी हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इज अ सेपरेट इंडस्ट्री, उसके लिए अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है. देन आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू हैव इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. हमने इंश्योरेंस कंपनीज का अकाउंटिंग एक्चुअल में पढ़ी है. कहाँ पे? सीए इंटर में इंश्योरेंस कंपनीज की हमारी अकाउंटिंग थी. वो आईआरडीए के रूल्स के हिसाब से फॉर्मेट उन्होंने दिया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे चीज़ें रखो, एंड थोड़ा बहुत उन्होंने कैलकुलेशंस वहाँ पे बताई थी. बट एग्जैक्टली इंश्योरेंस क्या है यही हमें नहीं समझा था. वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे. यहाँ पे वो फॉर्मेट नहीं है. ठीक है. सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग कैसे होनी है, दिस इज वी आर गोइंग टू डू हियर. देन Ind AS 106 एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस. एक माइनिंग कंपनी है, एक ऑयल कंपनी है, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी. एक कंपनी है जिसकी कोल माइन है, वो अकाउंटिंग कैसे करेगी. या फिर एक एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल में है लाइक ONGC, उनको अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए. रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनको अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए. सो इसके लिए हमारा सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS. इसका कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग, इन सारे स्टैंडर्ड्स के कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग AS नहीं थे. एग्रीकल्चर कोई AS नहीं था हमारा. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई AS नहीं है. हम IRDA गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वी वर डूइंग accounting. Then for the exploration for and evaluation of the mineral resources, इसका भी कोई corresponding accounting standard नहीं है. Then अब इसके बाद में we come to the next segment, business combination and corporate restructuring. ये अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन एंड कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला ही चैप्टर है. बट इसको हम Ind AS 102 या फिर IFRS 2 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. एंड फर्क है, वहां सब्सटेंशियल फर्क है AS 14 एंड IFRS 2 में. तो जो तुमने वहां पढ़ा है मे नॉट बी वेरी मच हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल शायद नहीं होगा. थोड़ा बेसिक आइडिया देगा वो, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है. यहाँ पे अकाउंटिंग थोड़ी सी चेंज होती है. एंड IFRS 2 में उन्होंने क्या करा है, जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है वो हटा दिया है, एक्सेप्ट फॉर जहां पे हमारी अकाउंटिंग हो रही है ग्रुप कंपनीज, मतलब एक ही ग्रुप की दो कंपनीज थी. से टाटा ग्रुप की 100 कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा पावर है. अब इसमें से उन्होंने दो कंपनीज को साथ में मर्ज कर दिया. अगर दो कंपनीज को साथ में मर्ज कर दिया
तो वहां पे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा, बट अदरवाइज इन एनी अदर सिचुएशन फिर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं लगता है। सो जो नॉर्मल कोर्स में जो अकाउंटिंग और जो हमारे 5 कंडीशंस थी एस 14 में, वो सब कुछ इधर नहीं है। इज इट क्लियर? एंड अकाउंटिंग वहां पे क्या था, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हमारे को क्या करना था, बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर करना था इन केस ऑफ मर्जर। 2 चीजें थी वहां पे, हम जो अकाउंटिंग वहां पे कर रहे थे, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। सो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए उन्होंने 5 कंडीशंस बताई थी। एंड ये कौन सी 5 कंडीशंस थी? फर्स्ट condition was that all the assets and liabilities of transfer company taken over. Second condition was 90% of the shareholders of the transfer company becomes the shareholders of transferring company. Third, purchase consideration is discharged in the form of equity share except for fractional shares. Then business of the transferor company is intended to be carried on by the transferring company. And the last condition was assets and liabilities are intended to be recorded at their book value. अगर ये 5 conditions satisfy होती हैं, then they were calling it as amalgamation in the nature of merger. अगर इसमें से one or more condition is not satisfied, then this was called as amalgamation in the nature of purchase. इसको हम क्या बोल रहे थे? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। जहां पे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, वहां पे परचेज मेथड लगता था। एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर टेकन ओवर एट देयर एग्रीड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन द परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट टेकन ओवर इज ईदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक। Then amalgamation in the nature of merger, assets and liabilities were recorded at book value and difference between the PC and paid up share capital was adjusted against free reserves. Is this clear? तो क्या हुआ, ये amalgamation in the nature of merger हट गया, एक ही बचा परचेज। कौन सा मेथड लगेगा? परचेज मेथड ही लगेगा। But assets and liabilities will be recorded at fair value because it's not necessary कि agreed value is the fair value। क्यों? क्या होता है इंडियन सिनेरियो में? आई एम टेकिंग ओवर अ कंपनी जहां पे उसकी फैक्ट्री है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, एंड स्टॉक भी है, उनका डेटर्स भी हैं। अब यहां पे जब मैंने कंसिडरेशन डिसाइड कर दी कि इतनी कंसिडरेशन हम पे करेंगे, ठीक है, ये डिसाइड हो गया। बट अब मैं लैंड को, अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग को अगर मैं उसकी फेयर वैल्यू पे लेता हूं, तो देयर आई हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी इट इज अराउंड between 5 to 10% in India, depending which state, because stamp duty is a state subject. अब वो स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कंपनीज क्या कर सकती हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम दिखा दी और इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा दिखा दी। एग्रीमेंट में लिखा हमने लैंड को इतने में ले रहे हैं, बिल्डिंग को इतने में ले रहे हैं, इन्वेंट्री को इतने में ले रहे हैं, तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम करके दिखा दी और इन्वेंट्री की वैल्यू मैंने बढ़ा के दिखा दी, टोटल परचेज कंसिडरेशन उतनी ही रखी। क्या ऐसा हो सकता है हिंदुस्तान में? तो बिल्कुल हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। हर कोई अपने टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस को बचाने की कोशिश करता ही है। एंड मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी इज नॉट इलीगल एज सच, ठीक है, अनलेस you enter into some illegal transaction for doing the same thing. There's concept in taxation that is the tax planning and tax avoidance. क्या concept है हमारे पास? Tax planning and
tax avoidance. So these are the two different things. Planning is legal, avoidance is illegal. तो अब यहाँ पे देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि मैंने एसेट लायबिलिटी की एग्रीमेंट में जो हमारा परचेज एग्रीमेंट हुआ, बिजनेस एक्विजिशन का जो एग्रीमेंट हुआ, उसमें मैंने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू शो नहीं करी. कैन इट बी पॉसिबल? आंसर इज यस. तो जो AS 14 था वो बोलता था एग्रीड वैल्यू, बट इंड AS 102 या फिर IFRS 2 बोलता है फेयर वैल्यू, जो उस लैंड की फेयर वैल्यू. तुम दिखाओ एग्रीमेंट में कुछ भी, बट बुक्स में दिखाओ उसकी फेयर वैल्यू. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक. इन्वेंट्री की वैल्यू अगर ज्यादा दिखाई है तो उसको कम करके जो उसकी फेयर वैल्यू है उस पर दिखाओ. अगर बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अगर कम दिखाई है तो उसकी जो फेयर वैल्यू होती है उस पर दिखाओ. एंड the difference between purchase consideration and net asset taken over is either goodwill or bargain purchase gain. जो IFRS 2 है उसमें कैपिटल रिजर्व की जगह वर्ड यूज किया हुआ है बार्गेन परचेज गेन. बट इंड AS 102 में उस बार्गेन परचेज गेन को उन्होंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला कि कैपिटल रिजर्व ही बोलेंगे. एक्चुअली इंटरनेशनली कैपिटल रिजर्व जैसी कोई चीज नॉर्मल कोर्स में नहीं होती है. उन्होंने वो वर्ड को यूज करना ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, बट हम अभी भी वो कैपिटल रिजर्व वर्ड यूज कर रहे हैं. तो इसलिए उन्होंने इंड AS 102 के टाइम पे उन्होंने क्या करा कि उसे बार्गेन परचेज गेन की जगह उसको वर्ड क्या यूज करा है, कैपिटल रिजर्व ही वर्ड यूज किया है. इज दिस क्लियर? तो अब क्या हुआ कि डिफरेंस हो गया. डिफरेंस हो गया. अब क्या पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड? बिल्कुल ही नहीं है. आंसर इज नो. है. जब ग्रुप कंपनीज, मेरी सपोज हम बात कर रहे थे टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनीज, उन्होंने सोचा कि दो कंपनीज को, जो दो ग्रुप कंपनीज हैं उनको मर्ज करके एक ही कंपनी बना दो, अलग अलग कंपनी की जरूरत नहीं है. सो टाटा पावर और टाटा इलेक्ट्रिक सपोज अलग अलग कंपनी, तो उन्होंने सोचा दोनों को मर्ज करके एक कंपनी बना देते हैं. तो अब तो उसके शेयर होल्डर, तो दोनों कंपनी के शेयर होल्डर तो टाटा सन्स या टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही है. इज दिस पॉइंट क्लियर? एक ही ग्रुप की दो कंपनीज थी, उन्होंने उनको मर्ज करके उसको एक सिंगल कंपनी बना दिया. ठीक है. नाउ इन दिस सिचुएशन pooling of interest method will be applicable and assets liabilities will be recorded at book value. but पुरानी वो 5 conditions वाला situation नहीं है. hope this is understood. so जब हम बात कर रहे हैं accounting की, there is a shift. AS 14 and Ind AS 102 में there is a shift. hope this point is clear. ठीक है. then फिर इसके बाद में अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पे हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंड AS 32, 107, 109, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हम पढ़ेंगे. इट टेक्स टाइम. बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, तीनों को मिला दिया इट इज मोर देन 250 पेज, अदरवाइज एक बुक बन जाती इतने में. तो देन अब यहाँ पे बट कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है. इंड AS 32, 107, 109. ठीक. इंड AS 32 इज डिस्क्लोजर, 107 इज प्रेजेंटेशन, 32 एंड 109 इज अकाउंटिंग मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन है. ठीक है. सो 32, 107, 109 मिला के ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट वी आर गोइंग टू डू. इट टेक्स टाइम. मीन्स जैसे बड़े चैप्टर्स होते हैं, जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए टाइम लगेगा, वैसे ही इसके लिए भी टाइम लगता है, बट हम उसको इंड AS के साथ में ही पढ़ रहे होंगे. देन अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस पेमेंट. ठीक है. देन अब शेयर बेस पेमेंट ईसॉप्स की अकाउंटिंग है. पहले गाइडेंस नोट था, अब हम उसकी जगह पे यहाँ शेयर बेस पेमेंट का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे. ठीक है.
IFRS पढ़ेंगे, उसके मीन इंड AS पढ़ेंगे हम, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपनी अकाउंटिंग भी करेंगे। देन फिर इसके बाद में मॉड्यूल 7 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्चुअल में ये रेशियो एनालिसिस और इसी तरीके की चीज़ें हैं। देन अकाउंटिंग फॉर कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट हम इंड AS 38 के साथ में मीन्स इंटेंजिबल एसेट्स के साथ में ही मैं कार्बन क्रेडिट पढ़ा दूंगा। देन ई कॉमर्स, जो .com कंपनीज एंड ई कॉमर्स बिजनेस लगभग एक ही है, flipkart.com तो .com कंपनी भी है एंड ई कॉमर्स बिजनेस भी। amazon.com कंपनी है एंड ई कॉमर्स बिजनेस है। देन फिर इसके बाद में इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है यहाँ हमारी, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग है। देन CSR वो हमने पहले भी देखा था, उसका गाइडेंस नोट है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, ये इमर्जिंग ट्रेंड है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है। ये लास्ट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग लास्ट 50 ईयर्स से इमर्जिंग ट्रेंड है। अब इसमें वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इज द सेम थिंग, ठीक है, 70s में आया था, तब से अभी तक इमर्जिंग ट्रेंड ही है। नाउ व्हाट इज ईयर? अब अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग एंड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, ये हम गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग करेंगे उसमें, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कैसा है? तो ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी मशीन से नहीं चल रही है, उन लोगों से चल रही है जो मशीन्स को चला रहा है। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि रोबोट्स रख लेते हैं हम, रोबोट्स के ऊपर भी ह्यूमंस होंगे। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है किसी भी बिजनेस के लिए वो है ह्यूमन रिसोर्स। अभी तक हम जो लोगों को सैलरी एटसेट्रा सब जो भी रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, जो भी उनको सर्विसेज जो भी चीज़ें दे रहे हैं, हम उसको क्या कंसीडर करते थे? वी यूज्ड टू कंसीडर दिस एज द कॉस्ट। सो क्या कंसीडर कर रहे हैं हम? कॉस्ट कंसीडर करते थे, बट वो कॉस्ट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स इज एसेट, तो बैलेंस शीट में एसेट दिखाओ। बट अब यहां पे उसी के लिए सारी की सारी चीजें हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। बहुत साल से चल रहा है कंसेप्ट कि एसेट दिखाओ, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट फीजिबल टू शो द एसेट। मेरे हिसाब से तो ये चीज ठीक है, ये हमेशा इमर्जिंग ट्रेंड ही रहेंगे, या फिर यू कैन से डाइंग ट्रेंड है, ठीक। बिकॉज एसेट की जो डेफिनेशन है, व्हाट इज अ एसेट? एसेट इज अ रिसोर्स controlled by enterprise from which future economic benefits are expected to arise. क्या है एसेट? एसेट इज अ रिसोर्स controlled by enterprise. Now when it comes to the human resource, आज की डेट में स्लेवरी नहीं है, तुम ह्यूमंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर उसकी मर्जी होगी वो छोड़ के जाएगा, उसको काम नहीं करना होगा तो वो काम नहीं करेगा। Is this point clear? ठीक। So in that situation, यहाँ पे एक बेसिक एलिमेंट मिसिंग होता, रिसोर्स है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है, बट हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड बिकॉज कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम बैलेंस शीट में ह्यूमन रिसोर्स को एसेट नहीं दिखा सकते। आई बात समझ में? सो हियर इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो वो यहाँ पे जो इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम ह्यूमन रिसोर्स को एसेट, अब एसेट है तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कैसे ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन करेंगे, कैसे उसकी अकाउंटिंग करेंगे, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, बट इट विल रिमेन टू बी इमर्जिंग ट्रेंड ओनली। इज दिस क्लियर? देन वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है। एक्चुअली जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है दैट इज द ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ द वैट। मीन्स अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, वन कंसेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दे आर बेस्ड ऑन एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या है? एंटिटी कंसेप्ट सेज दैट वी आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एंटिटी एंड ओनर्स ऑफ एंटिटी। किसके लिए बना रहे हैं? एंटिटी एंड ओनर्स ऑफ एंटिटी, इनके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मतलब
जो शेयर होल्डर का जो पेमेंट है वो कहां जाता है? बिलो द लाइन। कंपनी के रिजर्व्स, डिविडेंड कहां जाता है? बिलो द लाइन। इसको छोड़ के बाकी एक्सपेंस सब कहां लेके जाते हैं? अबव द लाइन। ठीक है, दिस इज व्हाट द एंटिटी कंसेप्ट इज। एंड ये जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है ये दिस इज बेस्ड ऑन एंटरप्राइज कंसेप्ट। एंटरप्राइज कंसेप्ट सेज कि हमारे को जो अकाउंटिंग करनी है पूरे एंटरप्राइज के लिए करनी है। अब एंटरप्राइज में कौन आएगा? एम्प्लॉइज आएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस भी आएंगे, गवर्नमेंट भी आएगी, शेयर होल्डर आएगा एंड एंटिटी आएगा। दीज आर द 6 persons who are the part of the enterprise. These are all interested parties in the business. तो इनके लिए अभी हम क्या करते हैं? एम्प्लॉइज की सैलरी, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, फाइनेंसर्स का जो इंटरेस्ट या जो भी पेमेंट है वो कहां जाता है? P&L में जाता है। गवर्नमेंट का टैक्स भी P&L में जाता है। बट एंटरप्राइज कंसेप्ट में हम इसको क्या करेंगे? बिलो द लाइन लेके जाएंगे। एंड जो इस एंटरप्राइज कंसेप्ट पे बेस्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बोलेंगे। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो अब इसमें यहां पे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कुछ कंपनीज अभी भी बनाती हैं। ये कंसेप्ट यूरोप से शुरू हुआ, ब्रिटेन से शुरू हुआ 70s में। एंड दिस इज द ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ द वैट। जितना वैल्यू एडिशन करो उस पे टैक्स लगाओ। हम जिसको वैट बोलते थे वो था सेल्स टैक्स। हम सेल्स पे टैक्स लगाते थे और इनपुट क्रेडिट देते थे। उसमें आता है कास्केडिंग इफेक्ट। टैक्स पे टैक्स लगता है। हाउ इट इज हियर, जब हम बात करते हैं कास्केडिंग इफेक्ट की, मैंने एक रॉ मटेरियल परचेज किया। उसकी कॉस्ट थी 100। ठीक, इसमें मैंने ड्यूटी पे करी 10 रुपीज। सो इस रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 110 रुपीज हो गई। इज दिस क्लियर? अब इसमें मैंने यहां पे अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन किया कितना? 40 रुपीज। तो ये कितना हो गया? 150 रुपीज। अब इस पे मैंने वापस से ड्यूटी यहाँ पे 10% थी, वापस से इस पे भी जो भी हमारी एक्साइज ड्यूटी वट एवर इट इज, कुछ भी बोलो, जीएसटी भी बोलोगे तो वो एक ही कंसेप्ट है, वो 10%। तो ये 15 रुपीज हुआ। एंड दिस इज 165 I will be selling it. Hope this is clear. If I see here, ये जो 15 रुपीज है ये मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, बट इसमें से जो 10 रुपीज है इसका मैं क्रेडिट क्लेम कर लूंगा, जिसको हम इनपुट क्रेडिट बोलते हैं। तो 15 रुपीज मेरे को पे करना था, उसमें से 10 रुपीज का मैंने इनपुट क्रेडिट लिया एंड 5 रुपीज आई विल बी पेइंग टू द गवर्नमेंट। बट जो वैट का कंसेप्ट है, वैट का कंसेप्ट क्या बोलता है कि मैंने वैल्यू एडिशन किया कितना? 40 रुपीज। उस पर अगर टैक्स पड़ता था 10%, सो आई एम सपोज टू पे हाउ मच? 4 रुपीज। जो मैंने 1 रुपी जो एक्स्ट्रा पे किया, दिस इज कॉल्ड एज कास्केडिंग इफेक्ट। ये टैक्स पे टैक्स लगा। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो जीएसटी भी कास्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट नहीं करता है। ये जो 10 रुपीज की जो ड्यूटी दी तुमने पहले, उस पे भी तुम्हारा 1 रुपी 10% टैक्स लग गया, वो हुआ 1 रुपी। सो टोटल तुम्हारा कितना आ गया? दिस इज कमिंग टू 5 रुपीज हियर। होप दिस पॉइंट इज क्लियर, गॉट दिस? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दिस केस? यहां पे छोटी इंडस्ट्रीज और बड़ी इंडस्ट्रीज का खेल आया। कैसे? एक बड़ी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल स्क्रैच से एंड प्रोडक्ट बनाती है, और दूसरा है जहां पे हम स्टेजेस में प्रोडक्ट बनाते हैं। एक रॉ मटेरियल को एक सेमी फिनिश्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, वो किसी और को बेचती है, उस पर वो और वैल्यू एडिशन करता है, वो किसी और को बेचता है, फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट कोई चौथी कंपनी बना रही है। तो अगर 3 स्टेजेस में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर कुछ बना के आगे पास ऑन कर रही हैं, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको जो टैक्स पे करना पड़ेगा
उस टैक्स पे भी टैक्स लग जाएगा, इवन दो हमारे को इनपुट क्रेडिट मिलता है। सो जो वैट का कंसेप्ट है वो क्या बोलता है कि जितना तुमने वैल्यू एडिशन किया तुम उतने पे ही टैक्स दो। बट वैल्यू एडिशन में निकालूंगा कैसे? वो मैं निकालूंगा थ्रू द वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ये हम सीखेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट दिस? ठीक है, ये समझ में आया कि ये जो जीएसटी भी है, जो ड्यूटी है, जीएसटी है, ये भी कास्केडिंग इफेक्ट इसमें है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, इवन दो वी आर गेटिंग इनपुट क्रेडिट। इज दिस क्लियर? देन सो हियर व्हाट वी हैव गॉट, ये हमारा सिलेबस है। अब इसकी हम शुरुआत कैसे करेंगे? जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, this financial reporting for us, this is 100 marks paper. This is 100 marks paper, and in general what is the trend कि one question is compulsory and one question is for option. मतलब first question compulsory होता है, that is normally for 20 marks, and out of the remaining 5 questions, remaining 6 questions, you have to attempt 5 questions. So practically 116 marks का पेपर है, out of that you have to attempt 100 marks. Is it clear? ठीक। अब इसमें हम इस सिलेबस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? कितने पार्ट्स में हम यहां पे इसे डिवाइड करेंगे? वन इज बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। इस बेसिक इंट्रोडक्शन में आई विल बी टीचिंग यू, मीन्स थोड़े से हम बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग, इवन थोड़ा सा मैं डेबिट क्रेडिट भी तुम्हारे को सिखा दूंगा। इंड AS 1 हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि जो भी हमारे को आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं दे विल बी अकॉर्डिंग टू इंड AS 1। पुराना जो शेड्यूल 3 पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, एक रिवाइज शेड्यूल 3 भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इंड AS 1 पढ़ेंगे, रिवाइज्ड मतलब जो शेड्यूल 3 है फॉर द कंपनीज विच आर सपोज टू फॉलो इंड AS, उनके लिए थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज है, उसको हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर दिस हम यहां पे कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, देन बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन, देन स्मॉल टॉपिक्स पढ़ेंगे, एंड इंड AS पढ़ेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन, इसको हम चैप्टर 0 मानेंगे, इसमें हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। दिस इज चैप्टर 1, दिस इज चैप्टर 2, दिस इज चैप्टर 3, दिस इज चैप्टर 4। या फिर चैप्टर की जगह हम इसको सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 and segment 4. This is how we are going to do this. इसको हम इसमें पढ़ेंगे, एंड प्रैक्टिकली अगर हम इसमें मार्क्स एलोकेट करें
इसमें 16 to 20 मार्क्स, ये तो किसी अदर्स जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। इवन दो इंडियस 1 पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम बेसिक कंसेप्ट्स हैं, तो मार्क्स अलग से एलोकेटेड नहीं है, बट इट इज द बैकग्राउंड विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 16 to 20 मार्क्स। बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए भी अराउंड 16 to 20 मार्क्स वी आर हैविंग। स्मॉल टॉपिक्स, अब स्मॉल टॉपिक्स में हमारे पास क्या है? स्मॉल टॉपिक्स में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग, ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ये सब इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉल टॉपिक। एंड साथ में शेयर बेस्ड पेमेंट्स, दिस इज ऑल्सो आई विल बी कवरिंग इन द स्मॉल टॉपिक्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे हम इन स्मॉल टॉपिक्स में अराउंड इसमें भी 16 to 20 मार्क्स आया, एंड ये जो इंडियस है अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स का है, 50 to 60 मार्क्स है, ठीक है। सो व्हाट इज हियर ये जो स्मॉल टॉपिक्स हैं, इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं या हम क्या कवर करेंगे? इसमें एक शेयर बेस्ड पेमेंट आएगा, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक। देन ये मॉड्यूल 7 का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कार्बन क्रेडिट, वो एक्चुअली इंडेस के साथ में हो जाएगा। अकाउंटिंग फॉर, इसमें हमारे पास में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ई कॉमर्स, अकाउंटिंग फॉर e-commerce, accounting for e-commerce, then इसके बाद में integrated reporting, then CSR, corporate social reporting, then value added statement, then human resource accounting, ये टॉपिक्स हमारे किस में है? दिस इज इन स्मॉल टॉपिक्स। क्या क्या आएगा इसमें? शेयर बेस्ड पेमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अकाउंटिंग, देन वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, दिस विल बी कमिंग इन द स्मॉल टॉपिक्स। होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एंड कल से हम फिर स्टार्ट करेंगे बेसिक रिवीजन। आई विल बी स्टार्टिंग बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें थोड़ा सा बेसिक पुराना, थोड़े से अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करके आई विल बी स्टार्टिंग विद इंडियस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि कंसोलिडेशन पढ़ना हो या बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ना हो या फिर इवन इंडियस भी पढ़ने होंगे, तो हमारे को उस प्रेजेंटेशन में नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट ढंग से पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन एटसेट्रा, दीज थिंग्स वी शुड बी नोइंग, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी और यू कैन मेल मी ऑल्सो, ठीक है। एंड यहाँ पे इफ यू वांट गिव यू the mail ID, it is virtual Srivastava classes, Srivastava
virtual Srivastav classes@gmail.com. ठीक है. एंड अदरवाइज अगर तुम्हारे को व्हाट्सएप पे क्वेरी पूछनी है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर इज 8007886886. You can ask your query through the WhatsApp number also. Is it clear? चलो, thank you very much.